हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। हम कर रहे हैं मैराथन्स। साइंस की मैराथन कर चुके हैं हम एक पार्ट में, मैथ पेडागोजी की कंप्लीट मैराथन की है हमने 2 पार्ट में, इंग्लिश की मैराथन कर चुके हैं इंग्लिश पेडागोजी की 2 पार्ट में। ठीक है, अब हम करेंगे ईवीएस की। आज मैं एक ही पार्ट में करा देती, लेकिन तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसलिए इसके भी 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। अलग अलग टॉपिक मैंने रखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फैमिली फर्स्ट टॉपिक है ईवीएस का, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो बेसिकली परिवार होता क्या है? देखो, सबसे पहले सोसाइटी होती है। सोसाइटी में क्या होता है भाई, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है, फैमिली, जो छोटी छोटी फैमिलीज होती है, छोटी फैमिली बड़ी फैमिली मिला के ही तो सोसाइटी बनती है। ठीक है, तो जितनी भी फैमिलीज होती हैं उन्हें मिला के ही क्या बनता है, समाज बनता है। परिवारों को मिला के ही समाज बनता है। एक परिवार, 2 परिवार, सारे परिवारों को मिला के ही समाज बनता है, इसी से ही सोसाइटी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले फैमिली आती है। फैमिली क्या है? बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। परिवार क्या है? समाज की मूल इकाई है। ठीक है, बच्चे का सामाजिकरण भी परिवार से ही होता है। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, लेकिन ये सोसाइटी वाले चैप्टर में है, लेकिन रिलेट तो यहाँ से भी कर रहा है कि फैमिली क्या है? मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का। ठीक है, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है फैमिली, यानी बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो परिवार से शुरू होता है। ठीक है, तो परिवार समाज की क्या है? मूल इकाई है। ठीक है, परिवार बच्चों और रिश्तेदारों के साथ या रिश्तेदारों के बिना माता पिता का समूह है। तो रिश्तेदार इन्वॉल्व हो ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन माता पिता का जो समूह होता है उसी से ही परिवार बनता है। ठीक है, परिवार में क्या होता है? व्यक्तिगत, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। यानी किसी भी इंडिविजुअल का सामाजिक विकास, उसके व्यक्तिगत विकास, उसके भावनात्मक विकास और उसके बौद्धिक विकास का सारा स्टार्टिंग जो है परिवार से ही होती है। बच्चा अच्छे से डेवलप ही अपने घर परिवार में होता है। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कि बच्चा संस्कारी है या संस्कारी नहीं है, तो कैसे पता चलता है? उसका परिवार से ही तो होता है सामाजिकरण। ठीक है, तो कितने तरह की फैमिली होती है? फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली, मैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली, ये कंजेनियस फैमिली। ठीक है, पूरा फैमिली का ट्री मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली, यानी एकल परिवार। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? जिसमें मम्मी पापा होते हैं और बच्चे होते हैं। मैंने डॉगी भी रख लिया है क्योंकि आजकल सबके घर पे डॉगी भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर एंड देयर अनमेरिड चिल्ड्रन। यानी एकल परिवार में कौन होता है? पिता, माता और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज एलिमेंट्री और ट्रेडिशनल फैमिलीज और कंज्यूगल फैमिली। इसे क्या बोलते हैं? पारंपरिक परिवार या वैवाहिक परिवार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि आजकल मॉडर्न ज़माने में चल रहा है। लेकिन इसमें दादा दादी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, है ना भाई। अकेले रहेंगे तो गलत बात है, दादा दादी कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये हुई एकल परिवार की बात, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें मम्मी पापा हों और बच्चे हों। ठीक है, सेकेंड है जॉइंट फैमिली, यानी संयुक्त परिवार। इसमें क्या होता है? 3 या 3 से ज़्यादा जनरेशन होती हैं। ठीक है, देखो कितना अच्छा परिवार है, कितना बड़ा परिवार। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक घर में रहने वाले दादा दादी होते हैं, यानी हेड ऑफ द फैमिली। माता पिता होते हैं। ठीक है, भाई बहन होते हैं, चाचा चाची और चाचा चाची के बच्चे होते हैं, यानी चचेरे बहन भाई। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे परिवार होते हैं सबके, है ना, तो इसे बोलते हैं जॉइंट फैमिली। फिर है मैट्रियार्कल फैमिली, यानी मातृ सत्तात्मक परिवार। दिख रही है ये मैडम, दिख रही है आपको? मैट्रियार्कल फैमिली का मतलब होता है जिसमें मदर हेड होती है फैमिली की। हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? मदर। ठीक है, इसे मातृ केंद्रित यानी मदर सेंटर्ड या मातृ प्रधान परिवार के रूप में भी जाना जाता है। यानी परिवार की जो प्रधान होती है, जो हेड होती है, वो कौन होती है? लेडी होती है, मदर होती है। ठीक है, माँ या महिला परिवार की मुखिया होती है। इसमें क्या होता है? शादी के बाद महिला जो है वो अपने घर पे ही रहती है। ठीक है, मतलब अपने मम्मी पापा के घर पे ही, जहाँ पे पैदा हुई है वहीं पे ही रहती है। ठीक है, तो ये हुई मैट्रियार्कल फैमिली, जिसमें हेड होती है मदर। ठीक है,
फिर है पेट्रियार्कल फैमिली यानी पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें हेड कौन होते हैं, फादर होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली फादर होते हैं। इसे फादर सेंटर्ड या फादर डोमिनेटेड फैमिली भी कहते हैं। इसे पिता केंद्रित पिता प्रधान परिवार के रूप में भी जाना जाता है। पिता परिवार का मुखिया होता है और अधिकार का प्रयोग करता है, ठीक है, यानी पिता ही क्या लेन देन सब कुछ पिता के हाथ में होता है। पितृसत्तात्मक परिवार निवास में पितृ स्थानीय होता है और जो पुत्र विवाह होता है बाद में पुत्र भी पिता के साथ ही रहता है, ठीक है, तो ये होती है पेट्रियार्कल फैमिली। फिर है कंजेनियस फैमिली, पितृसत्तात्मक परिवार संबंधी परिवार। इसमें क्या है, इसका मतलब है कि सेम ब्लड वाले लोग एक साथ रह रहे हैं। जैसे कि भाई माँ होती है, कोई भी लेडी होती है, वो दूसरे घर से आती है, उसका तो दिल का रिश्ता होता है, ठीक है, खून का रिश्ता तो होता नहीं है। खून का रिश्ता बच्चों के साथ होता है, बाप का साथ होता है, यानी पिता बच्चे, ठीक है, तो ये होता है कंजेनियस फैमिली, ठीक है, जिसमें सेम ब्लड वाले लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरह की फैमिली हुई। एक क्वेश्चन आता है हर बार, पिछली बार भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आया था। क्वेश्चन बताइएगा, रीता लिव्स विद हर वर्किंग मदर, फादर, यंगर ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर्स ब्रदर एंड हिज फैमिली, दिस काइंड ऑफ फैमिली फॉर्मेट इज। तो बताइए, रीता अपनी कामकाजी माँ, पिता, छोटे भाई, दादा दादी, पिता के भाई और उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार का परिवार प्रारूप है, बताइए। फर्स्ट है मैटरनल फैमिली विद रीताज मदर एज द हेड, यानी रीता की माँ के मुखिया के रूप में मातृ परिवार, या फिर पैटर्नल फैमिली विद रीताज डैड एज द हेड, यानी रीता के पिता के मुखिया के रूप में पैतृक परिवार, या फिर न्यूक्लियर फैमिली वेयर बोथ हर पेरेंट्स आर वर्किंग, यानी एकल परिवार जहाँ उसके माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, या फिर जॉइंट फैमिली वेयर ऑल द मेंबर्स लिव टुगेदर, यानी संयुक्त परिवार जहाँ सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है भाई। जब उसकी माँ भी है वहाँ पे, पिता भी है, छोटे भाई भी हैं, दादा दादी भी हैं, पिता के भाई भी हैं, उनका सारा परिवार है, तो जॉइंट फैमिली हुई, है ना। तो क्या है, ये है जॉइंट फैमिली। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि जॉइंट फैमिली है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम, यानी एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक मैंने रखे हैं। 5 सेंसेस होते हैं, पेन ले लेती हूँ मैं। 5 सेंसेस होते हैं, चाहे हमारे अंदर हो, एनिमल्स के अंदर हो। कौन कौन से सेंसेस होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, यानी आँख, कान, नाक, रेड पेन लेना पड़ेगा, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है। तो पक्षियों के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सम स्पेशल बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर, यानी गरुड़, चील और गिद्ध कैन सी थिंग्स 4 times मोर देन ह्यूमंस, यानी इंसानों की तुलना में जो गरुड़ होता है, चील और गिद्ध, ये 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। क्यों, जिससे कि अपने शिकार को ये दूर से पहचान लेते हैं। इंसानों की तुलना में 4 गुना अधिक चीज़ें देख सकते हैं ताकि वे अपने शिकार को दूर से पहचान सके। यानी मेरा भोजन आ रहा है, आ जाओ भाई, ठीक है। बर्ड्स कैन सी एट डिफरेंट डायरेक्शन, यानी पक्षी क्या है, अलग अलग दिशा में देख सकते हैं एक ही टाइम पे, क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं वो उनकी लेफ्ट और राइट साइड होती हैं फेस के, यानी इधर और इधर, ठीक है। उनके चेहरे के बाईं और दाईं ओर आंखें होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉकटर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं, निशाचर जानवर, यानी रात में जागने वाले, जो कि सफ़ेद और काला रंग ही देख सकते हैं। तो ऐसे कौन से जानवर होते हैं भाई, उल्लू का तो सबको पता है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि उल्लू रात में जागता है। तो उल्लू क्या है, उल्लू और रैकून, ये क्या है, सफ़ेद और काले रंग देख सकते हैं और रात में जागने वाले जानवर हैं ये, ठीक है। फिर है बैट्स, चमगादड़। इसके बारे में ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पूछा तो उल्लू भी जाता है, लेकिन चमगादड़ भी पूछी जाती है, ठीक है। चमगादड़ क्या है, मैमल है, क्योंकि ये स्तनधारी है, बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है। ये पूछा जाता है कि चमगादड़ मैमल है क्या नहीं है, तो ये पूछ लेंगे। तो चमगादड़ क्या है, मैमल है, बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनधारी है ये, ठीक है। तो याद रखेंगे ना ये। आगे चलते हैं, फिर कीड़ों के बारे में बात है। Ants recognize their group by a special group of odor released by ants themselves, यानी चींटियां अपने समूह
कि चींटियों द्वारा छोड़ी गई विशेष प्रकार की गंध द्वारा पहचानती है। यानी चींटियां क्या करती हैं, एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं ये, जिससे दूसरी चींटी ने पहचान लेती है। भाई जैसे कि दीवार पे चींटी चल रही है तो कभी देखना उन्हें, वो एक रो में चलती हैं, मतलब अगर दूर भी होगी ना एक चींटी तो उसके पास आ जाएगी, आजा बहन, पता नहीं क्या गंध छोड़ती है ये, पहचान लेती है एक दूसरे को, पूरी लाइन में चलेंगी, अलग नहीं चल सकती। ठीक है, तो चींटी क्या है, एक समूह में चलती है क्योंकि एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं। ठीक है, और चींटी क्या, बहुत सारे इंसेक्ट हैं ऐसे। सम इंसेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड देयर मेट, यानी कुछ इंसेक्ट कैसे होते हैं, कीट जो अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये एक प्रकार की स्मेल छोड़ते हैं। जैसे कि कौन है, सिल्क वॉर्म क्या है, अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो एक तरफ की ओडोर रिलीज करता है। ठीक है, स्मेल रिलीज करता है। ठीक है, फिर है ऑस्ट्रिच और ईमू, यानी ये दोनों जो है, ये भाई साहब ईमू और ऑस्ट्रिच, ये क्या है, ये चलने गैर उड़ान वाले जानवर हैं, यानी उड़ते नहीं है, वे उड़ान भरने की बजाय चलते हैं। ये चलते ही इतने तेज हैं कि इन्हें उड़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत तेज चलते हैं ये। ठीक है, कौन, शत्रुमोर और ईमू। ठीक है, कैसे एनिमल है, नॉन फ्लाइट, यानी गैर उड़ान वाले जानवर हैं। ठीक है, आउल, उल्लू क्या है, उल्लू लगभग पूरी तरह से अपने सिर को घुमा सकता है, देखो कितने कैसे घुमा रहा है, क्योंकि उनकी आंखें एक जगह पर गड़ी होती हैं जिसके कारण उनकी आंखें घूम नहीं सकती। आंखें एक जगह होती है लेकिन सिर को ऐसे रोटेट कर सकता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 360 डिग्री घुमाता है उल्लू अपने सिर को, गर्दन को। ठीक है, फिर है देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है, बर्ड्स, पक्षी, यानी इग्रेट बर्ड्स एंड बफेलो हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी बगुला पक्षी और भैंस का क्या है, सहजीवी संबंध है। कैसा संबंध है, सहजीवी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी दोनों को फायदा हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि फायदा ना हो, लेकिन बुगले को फायदा हो रहा है, इसे पैरासाइट मिल रहे हैं, इसकी कमर पे बैठा है ये खाने के लिए। ठीक है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी देखा जाता है क्योंकि ये भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है, और भैंस की क्या है, खुजली मिटती है, तो क्या है, दोनों को फायदा हो रहा है, तो इनका क्या है, सहजीवी संबंध है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में मैंने लिखा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एसेंशियली मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच मे और मे नॉट बेनिफिट वन और बोथ, यानी सहजीवन संबंध अनिवार्य रूप से दो जीवों के बीच एक संबंध है जो एक या दोनों को लाभ पहुंचा सकता है या नहीं। ठीक है, फिर है इंसेक्ट, कीड़े, एनिमल्स दैट हैज 6 legs एंड जनरली 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट, यानी क्या होता है, कीड़े, भाई सबने अपने घर में देखे होंगे, तो इनके क्या है, 6 पैर होते हैं, आमतौर पर 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कीट। इतने सारे कीड़े होते हैं कि गिनती भी नहीं कर सकते। पशु राज्य जो है ना, एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा ग्रुप कीड़ों का ही है, सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप जो है ना वो कीड़ों का है, इतने तरह के कीड़े होते हैं। अब देखो जैसे बरसात का मौसम होता है तो हर रोज नई वैरायटी के कीड़े निकलते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ऐसे ऐसे जो देखने को भी नहीं, पता नहीं आज नहीं देखे, कल बारिश हुई, परसों पता नहीं नए निकलेंगे, तो इतने तरह के कीड़े होते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप इन्हीं का ही है। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन होते हैं, कॉकरोच, मक्खी, तितली, टिड्डा, चिड्डा, जितने भी ये घर में मिलते हैं। ठीक है, बारिश के समय, तो ये सब क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। फिर जो है इंसेक्ट, यानी कीड़े क्या है, समूह में रहते हैं, जैसे कि दीज ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज देयर फेलो मेट्स एंड अदर थिंग्स मोस्टली थ्रू स्मेल और बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्रेशन, यानी एक प्रकार का स्त्राव, यानी ये सिक्रेट करते हैं एक मटेरियल और गंध छोड़ते हैं जिससे सारे एक साथ मिल जाते हैं। जैसे कि मंदिर जाते होंगे बहुत लोग, तो क्या होता है, चींटे जिमाते हैं, तो एक चींटा, अगर एक ही चींटा दिख रहा हो आपको, वहाँ पे थोड़ी सी बूरा वूरा जो भी लेके जाए आप, आटा वाटा, उसे डाल के देखिए, पता नहीं क्या ऐसा छोड़ेंगे कि सारे चींटों का समूह वहाँ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार की स्मेल रिलीज करते हैं और सिक्रेशन करते हैं एक तरह का, जिससे सारे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, चींटों का भी यही काम है, चींटियों का भी यही काम है, और कॉकरोच का भी यही काम है। कॉकरोच भी ऐसे आ जाते हैं, रात में किसी बर्तन में दूध वगैरह रख के देखो, पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सारे समूह में रहते हैं। ये जीव अपने साथी और अन्य जीवों को अपनी गंध के माध्यम से या विशिष्ट प्रकार के स्त्राव से पहचानते हैं। लेकिन ये जो मैडम है, मकड़ी मैडम, ये अलग रहती हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं कीड़ों के, आंट है, बीज है, सिल्कवॉर्म है, यानी चींटी, मधुमक्खी, रेशम आदि।
ठीक है। दीमक और ततैया भी चींटी और मधुमक्खी की तरह समूह में एक साथ रहते हैं। भाई ततैया तो सभी ने देखे होंगे, वो क्या बोलते हैं, छत्ता बना लेते हैं, उसमें रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। और जब उड़ते हैं तो काट के ही जाते हैं किसी न किसी को। और ऐसे ही मधुमक्खियाँ रहती हैं, सारी एक झुंड में रहती हैं, ठीक है। लेकिन मकड़ी जो है वो अकेली रहती है, ये समूह नहीं बनाती, ये अकेली इतनी काफ़ी इतना बड़ा जाला खुद ही बना देती है ये, ठीक है। तो ये कुछ बात हुई कीड़ों के बारे में। फिर सांप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सांप के काटने की जो दवा होती है सांप के जहर से बनाई जाती है, यानी जहर को जहर काटता है, जो इसका जहर है उसी जहर से इसकी दवाई बनाई जाती है, ठीक है, सांप के जहर से ही। 4 तरह के पॉइजनस सांप पाए जाते हैं हमारे देश में, उनमें से बहुत सारे सांप जहरीले होते हैं, लेकिन 4 तरह के ज़्यादा जहरीले होते हैं। कोबरा, क्रेट, रूजल वाइपर्स एंड साई स्केल्ड वाइपर, यानी कोबरा, क्रेट, रूजल वाइपर, दुबई देखी होगी, जो सपेरे आते हैं, जो बच्चे गंजे होते हैं उनके सिर पर को घुमाते हैं ना। साई स्केल्ड वाइपर यानी अफाई, ठीक है। तो जो जहर होता है कहाँ होता है, इनकी फैंग्स में होता है। कहाँ पे, इनकी फैंग्स में होता है जहर, ठीक है, जिसे ये फुर करके बाहर निकालते हैं, है ना, ठीक है। तो 4 तरह की ये ध्यान में रखना है कि 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन से, कोबरा, क्रेट, रूजल वाइपर एंड साई स्केल्ड वाइपर, ठीक है। फिर मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग या एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर, यानी शहद की जो मक्खियाँ लीची के फूल की ओर आकर्षित होती हैं। ये तो लीची लिखा है, लेकिन बाकी जो फूल होते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि फूल खिलता है जैसे ही उसके ऊपर आके बैठ जाएंगे, उसका सारा रस निकाल के ले जाती हैं और अपने छत्ते में इकट्ठा कर लेती हैं, ठीक है। हमारे घर पे अमरूद का पेड़ है, उसमें जैसे ही फूल खिलता है वो उस पर मक्खी बैठेगी, उसका सारा रस निकाल के ले जाती है। ऐसे गुलाब के ऊपर, मतलब ये क्या करती है, फूलों के ऊपर बैठती है और वहाँ से रस निकालती है। तभी तो कहते हैं कि शहद इतना फायदेमंद होता है। हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती है। तो मधुमक्खी पालन अगर किसी को करना हो तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही करें, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट ले एग्स, यानी हर मधुमक्खी के छत्ते में, जितने भी मधुमक्खी के छत्ते हैं सिर्फ रानी एक ही होती है, बाकी सारी बेचारी काम वाली होती हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, अंडे भी रानी मधुमक्खी ही देती है, बाकी जो मधुमक्खी होती हैं वो काम करती है। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ क्या होती हैं, कार्यकर्ता होती हैं, यानी काम करती हैं बेचारी वो तो वो शहद के लिए फूलों से रस एकत्र करती हैं, यानी अलग अलग जाती हैं, फूलों पे बैठती हैं और रस लेके आती हैं। छत्ते के लिए काम करने वाली मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये काम नहीं करेंगी तो रस एकत्र नहीं होगा, ठीक है, शहद इकट्ठा नहीं होगा, सॉरी। काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ते होंगे और न ही कोई रस संग्रह होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अंडे सिर्फ रानी मधुमक्खी देती है और एक ही रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है। और बी, अगर मधुमक्खी पालन करना हो तो अक्टूबर से दिसंबर का सबसे अच्छा समय है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर हाथी के बारे में, भाई साहब इनके बारे में तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। हाथी, एलिफेंट्स आर हर्बीवोरस, यानी हाथी क्या है, शाकाहारी होते हैं। इनके क्या है, बड़े बड़े कान होते हैं जो कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जो वो कान होते हैं ना ऐसे करते रहते हैं, ये क्या है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। फीमेल टेंड्स टू लिव इन फैमिली ग्रुप, लीडर जो है हाथियों का जो ग्रुप रहता है उसकी लीडर होती है पुरानी मादा हाथी, यानी फीमेल एलिफेंट जो होती है, ओल्ड फीमेल एलिफेंट क्या है, हेड होती है, लीडर होती है इस ग्रुप की, ठीक है। जो नर हाथी होते हैं, मेल एलिफेंट होते हैं, वो झुंड में कब तक रहते हैं, 14 से 15 साल का हाथी हुआ और झुंड छोड़ देता है, यानी अकेला रहने शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाता है वो, ठीक है। तो 14-15 साल का जो हाथी होता है मेल एलिफेंट, वो झुंड से अलग हो जाता है। और झुंड की लीडर कौन होती है, फीमेल ओल्डेस्ट एलिफेंट, ठीक है, याद रखेंगे ना। एलिफेंट कितना पानी पीता है, 7.5 लीटर पानी पी जाता है, ठीक है। हाथी एक बार में लगभग 7.5 लीटर पानी पीता है, ठीक है। एक एलिफेंट कितना खा लेता है, एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ
खा सकता है, ठीक है। वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे सोता है? 2 to 4 आवर, ठीक है। और खाता कितना है? 100 किलोग्राम तक पत्तियां और टहनियाँ खाता है, ठीक है। एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, ठीक है। क्यों खेलते हैं कीचड़ और पानी से? क्योंकि जिससे कीचड़ से क्या है, इनकी त्वचा ठंडी रहती है, स्किन जो है बिल्कुल कूल कूल रहती है, ठीक है। फिर आ गया टाइगर यानी बाघ, सबसे खतरनाक। टाइगर में कंज्यूम अप टू 40 kg ऑफ मीट एट वन टाइम, यानी एक समय में बाघ 40 किलोग्राम तक मांस का सेवन कर सकता है, यानी हमारे जैसे एक इंसान को एक बार में ही गटक जाएगा ये, ठीक है। यह रात में मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक दृष्टि क्षमता रखता है, यानी हमारे से 6 गुना दृष्टि रखता है। इतना सतर्क एनिमल है ये कि अगर पत्तियों की भी आवाज़ होगी ना तो कान इसके खड़े हो जाएंगे कि भैया खाने के लिए कुछ आ रहा है। फॉर हियरिंग दे मूव देयर ईयर्स इन डिफरेंट लोकेशन, इट कैन मेक डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास, यानी सुनने के लिए वे अपने कानों को अलग दिशा में ले जा सकते हैं। इससे पत्तियों की सरसराहट और घास पर चलने वाले जानवरों की आवाज़ में अंतर हो सकता है, यानी इसे पता चल जाता है कि पत्तियां हिल रही है या कोई जानवर धीरे धीरे चल के आ रहा है, ठीक है। इतना अलर्ट ये एनिमल है, तो सबसे ज़्यादा अलर्ट है ये, ठीक है। ये बाघ के बारे में कुछ बात हुई। 40 किलोग्राम तक मीट खा सकता है एक बार में, ठीक है। 6 गुना ज़्यादा देख सकता है ह्यूमन के बराबर, ठीक है। और क्या कर सकता है, अपने कानों को मूव करता है अगर इसे पता चल जाता है कि पत्तियों की सरसराहट है या फिर कोई एनिमल आ रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये अलर्ट है। फिर आ गई ये भाई साहब, ये इतने सुस्त हैं कि बस पूछो मत। स्लोथ क्या है? स्तनधारी है, जो कि देखने में भालू जैसे लगते हैं, वैसे बहुत क्यूट लगते हैं। इंटरनेट पे इनकी फ़ोटो देखना निकाल के, ये फ़ोटो तो गंदी सी लगा रखी है मैंने। इट इज़ अ नॉक्टर्नल एनिमल, यानी रात में जागने वाले एनिमल हैं। ये क्या करते हैं? दिन में 17 घंटे सोते हैं, रात को जागते हैं और दिन में 17 घंटे सोते हैं। और कैसे सोते हैं? पेड़ पर उल्टे लटक कर, पेड़ पर उल्टा लटक कर दिन में लगभग 17 घंटे ये सोता है, ठीक है। इतने तो हम भी नहीं सोते। स्लॉथ उसी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं जिस पर वे रहते हैं, यानी जिस पेड़ पे ये रहता है उसी की पत्तियां ये खाता है। और इसका टाइम पीरियड है 40 साल तक ये जीवित रहता है, और 40 साल में केवल 8 पेड़ों का ही भ्रमण करता है, यानी 8 पेड़ों पर ही जाता है, ठीक है। तो सोच सकते हैं कितना आलसी एनिमल है ये। सप्ते में एक बार ये खुद को राहत देने के लिए पेड़ से नीचे आता है, एक बार नीचे आता है, ठीक है, एक सप्ते में, ठीक है। तो ये स्लोथ के बारे में कुछ बात हुई है। फिर है जिराफ। जिराफ के बारे में, जिराफ पृथ्वी का सबसे लंबा स्तनपायी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है, ठीक है। ये बहुत कम समय यानी 24 घंटे में सिर्फ लगभग 2 घंटे सोता है, ठीक है। इसका जो जीवन काल है वो 25 वर्ष है, 25 साल तक ये जीता है, ठीक है। और 2 घंटे सोता है, 5 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। फिर बर्ड्स हैं। पक्षियों की आंखें एक जगह पर स्थित नहीं होती, इसलिए अलग अलग दिशा में देखने के लिए पक्षी अपनी गर्दन को अलग अलग दिशा में घुमाते हैं। जैसे कि उल्लू क्या करता है? उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमाता है। सभी पक्षियों में उल्लू की अधिकतम क्षमता होती है लगभग 360 डिग्री तक घुमा देता है, ऐसे राउंड राउंड, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैना क्या है? मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। भाई उल्लू तो ऐसे राउंड कर देता है 360 डिग्री, लेकिन मैना क्या है? झटके से करती है अपनी गर्दन को आगे पीछे। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया, पिछली बार क्या है, हर बार पूछा जाता है ये तो मैना का क्वेश्चन और उल्लू का क्वेश्चन, ठीक है, कहीं ना कहीं दे ही देगा, ठीक है। तो मैना क्या है? झटके से घुमाती है। उल्लू क्या है? 360 तक घुमा लेता है अपनी गर्दन को। फिर घोंसलों के बारे में कुछ बात है कि अपने घर ये चिड़िया विड़िया कैसे बनाती हैं। बुलबुल यूजेस बशिश विद ड्राइड लीव्स एंड हेजेस टू मेक नेस्ट, यानी बुलबुल घोंसला बनाने के लिए क्या करती है? सूखे घास और झाड़ियों का उपयोग करती है, ठीक है। बुलबुल कैसे बनाती है? सूखी घास और झाड़ियों से अपना घर बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। रोबिन नेस्ट यानी किलचिड़ा, रोबिन का घोंसला कैसा होता है? मुलायम टहनियाँ होती हैं, जड़ों से बनाता है, ऊन ले आता है उठा के, बाल, कपास और घास से बना होता है। रोबिन का घोंसला प्रकृति में बहुत नरम होता है, यानी सॉफ्ट होता है बहुत, ठीक है। क्रो, कौवा कैसे बनाता है? को अपना घोंसला कैसे बनाता है? लकड़ी,
घास और टहनियों का उपयोग करके कौआ अपना घोंसला बनाता है या पेड़ों पर घोंसला बनाता है। ठीक है, पेड़ों पे बनाता है। और इसका फायदा कौन उठाती है? कोयल। कोयल क्या करती है? अपना घोंसला तो बनाती नहीं है, यह कौए के घोंसले में अपने अंडे दे देती है। देखो कितनी होशियार है। ठीक है, कौआ अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों का भी स्फुटन में मदद करता है, यानी उसे भी हैचेस कर देता है, साथ के साथ हैच कर देता है। ठीक है, कितनी होशियार है ना। फाख्ता कैक्टस, फाख्ता पक्षी जो होता है ये क्या करता है? कैक्टस के पौधे के कांटे मेहंदी की मेड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है, यानी जो कैक्टस का पेड़ होता है या मेहंदी की मेड़ होती है उनके बीच में अपना घोंसला बनाता है। कौन? फाख्ता पक्षी। ठीक है, डव बर्ड। फिर स्पैरो, गौरैया, ये तो सभी ने देखी होगी। ठीक है, गांव में तो देखी होगी, शहर में तो नहीं दिखती हैं। गौरैया हमारे ही घर में आसपास, उसके आसपास पाई जाती है। किसके? अलमारी के पीछे मिल जाएगी, अलमारी के पीछे बना लेती है घोंसला। ये तो दर्पण के पीछे, शीशे के पीछे बना लेती है, कगार के पीछे बना लेती है। इसी तरह से पीजन क्या करता है? पीजन भी अपना घोंसला ऐसे बना लेता है। पीजन आपने देखा होगा कि जो ये दुकान होती है, दुकानों की गेट पे बना लेते हैं। ठीक है, और छप्पर सी होती हैं उन पे बना लेते हैं, ये गाटर सिल्ली होती हैं इन पे भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पीजन और स्पैरो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है घर में ही। ठीक है, फिर है बारबट और कॉपर स्मिथ, यानी बसंत गोरी पक्षी एक पेड़ के तने में छेद में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? ट्री ट्रंक में। ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछा गया है पिछली बार। ठीक है, बारबेट और कॉपर स्मिथ बर्ड मेक इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। टेलर बर्ड जो होती है यानी दर्जन चिड़िया, यूजेज इट्स शार्प, नाम से पता चल रहा है दर्जी है ये, अपनी चोंच से देखो ये पत्तों को सिल के घोंसला बनाती है। देखो कितना टैलेंट है। दर्जन चिड़िया अपनी तेज चोंच का उपयोग एक झाड़ी पर 2 पत्तियों को सीकर बीच में बनी थैली में अपने अंडे देती है, यानी क्या करती है? पत्तों को सिल लेती है, थैली सी बना लेती है और उसमें अपने अंडे देती है। ठीक है ना, यूनिक। ठीक है, फिर है सनबर्ड यानी शक्करखोरा, एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा में लटका होता है। छोटे से पेड़ पे बना लेगा या किसी भी झाड़ी की शाखा में लटका होता है शक्करखोरा का घोंसला। ठीक है, इसके घोंसले में क्या क्या होता है? घोंसले में बाल होते हैं, घास, पतली टहनियाँ, सूखी पत्तियाँ, सूती ऊन, पेड़ों की छाल के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। अब ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये भी सीटेट में आती है, इस तरह के पॉइंट लिखे हुए, 3 से 4 पॉइंट लिख देगा। बताओ ABC सही है, BC सही है, ABCD सही है। ठीक है, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लांट्स में जड़ पूछ लेगा कि ये जो आप खाते हैं ये जड़ है, क्या है? रूट है, शूट है। ठीक है, तो क्या है? मूसल जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है, ये जड़ है जो हम खाते हैं। टर्निप जो खा रहे हैं, मूली सलजम जो खाते हैं वो भी हम जड़ खाते हैं, गाजर खाते हैं वो भी हम जड़ खाते हैं, चकुंदर खाते हैं वो भी जड़ खाते हैं। ठीक है, मूसल जड़ तने से सिर पर बढ़ते हैं जो मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती है, यानी डीप जाती है सोयल में। ठीक है, 10 दिन में इतनी जाएगी, 20 दिन में, 30 दिन, फिर 60 दिन में ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, मुख्य जड़ें में कई पतली जड़ें निकलती हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि नीम है, आम है, गाजर, सरसों, बीन जैसे पौधों में मूसल जड़ होती है। ठीक है, फिर है झकड़ा जड़ यानी फिब्रस रूट, इससे क्वेश्चन वैसे कम ही आता है। फिब्रस रूट की कोई भी मेन रूट नहीं होती। नंबर ऑफ रूट्स दैट ग्रो एट द एंड ऑफ स्टेम आर कॉल्ड फिब्रस रूट, यानी ये किस में होती है? जैसे प्याज वगैरह की रूट होती है। ठीक है, रूट्स ऑफ द प्लांट गो डीप इन द अर्थ एंड स्प्रेड आउट, यानी धरती में क्या है? नीचे जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, इस तरह से फैल जाती हैं। ठीक है, और गहराई तक जाती हैं। ये किस किस के अंदर होती हैं? चावल के अंदर, गेहूं के अंदर, प्याज के अंदर, घास के अंदर और केला के अंदर होती हैं। ठीक है, फिर है ये वो ये हिंदी में है। ठीक है, फिर है फंक्शंस ऑफ रूट, रूट के क्या क्या कार्य हैं? भाई देखो, कोई भी प्लांट हो तो बिना जड़ के नहीं रह सकता वो। ठीक है, बिना जड़ के वो ना तो ग्रो कर सकता है। रूट क्या है? प्लांट को होल्ड करके रखती है एक ही जगह पर। अगर प्लांट खड़ा है तो किसकी वजह से खड़ा है? रूट की वजह से। रूट क्या करती है? प्लांट को सोयल तक लेके जाती है, सोयल मतलब मिट्टी में थामे रखती है, रोके रखती है। और क्या है? एब्जॉर्ब करती है, क्या? पानी, मिनरल एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और क्या है? प्लांट में ऊपर तक पहुंचाती है। ठीक है, और फूड को स्टोर भी करके रखती है।
तो रूट के बहुत सारे काम है। फिर है फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नोन एज फोटोसिंथेसिस, यानी जो खाना बनाने की प्रक्रिया है पेड़ों की, वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन ये बनाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस असेंशियली इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट एब्जॉर्प्शन होता है इसमें क्लोरोफिल किसकी प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और स्टोमेटा यानी पत्तों में क्या है? पोर्स होते हैं जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। फिर है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है यानी फूड नीचे से ऊपर तक जाता है जड़ से, ठीक है। वाटर ऊपर तक जाता है। प्लांट लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी प्लांट क्या है? ज्यादा मात्रा अपना पानी कैसे लूज करते हैं? पत्ती के थ्रू। पत्ती में क्या होता है? वेपराइजेशन होता है। द एग्जिट ऑफ वाटर इज थ्रू द स्टोमेटा एंड क्यूटिकल रूट्स। ट्रांसपिरेशन पुल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस एस्केंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट ऑफ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, यानी यहाँ से क्या है? पानी ऊपर तक जाता है, देखो पत्तियों में जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर जाता है और पत्तियों के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो स्टोमेटा होता है यानी रंध्र आमतौर पर क्या होता है? दिन में खुले होते हैं और रात में बंद होते हैं, यानी जो पत्तियों पे क्या है? छेद होते हैं, स्टोमेटा होता है, वो दिन के समय खुला होता है, रात में बंद होता है, ठीक है। फिर हब्स के बारे में कुछ बात है। हब्स यानी साख। हब्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, छोटे होते हैं और बिल्कुल कमजोर प्लांट होते हैं, जैसे कि धनिया, पुदीना, पालक। तो घर में आपने देखे होंगे कितने सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है, पतले होते हैं, ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है 3 से 4 महीने का ये पेड़ रहता है। अपने घर में उगाते भी हैं बहुत लोग, हम तो उगाते हैं अपने घर में, कहीं भी मिट्टी डाल के उगा लो ऐसे उग जाते हैं और 3 से 4 महीने चलते हैं आराम से, ठीक है। इन्हें मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है और खाने में भी यूज़ किया जाता है। देखो धनिया खाने में डालते हैं, कितना अच्छा लगता है, पुदीना चटनी में डालते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली नॉन फॉर देयर स्मेल, यानी ये खुशबू के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत अमेजिंग खुशबू आती है, ठीक है। सबसे बड़ी जो हर्ब होती है यानी बनाना जो प्लांट है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्ब है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं हर्ब्स के, मिंट, कोरिएंडर, स्पाइनेच, रोजमरी, यानी धनिया, पुदीना, पालक, ठीक है। फिर है श्रब्स यानी झाड़। अब झाड़ के अंदर क्या क्या आते हैं? झाड़ जो होते हैं वो श्रब से थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते, हमारी जितनी हाइट के होते हैं। ये मीडियम साइज के प्लांट होते हैं विद बजी हार्ड स्टेम्स विद ब्रांचेस, यानी झाड़ियाँ सी होती हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा होता है, झाड़ जैसा होता है, रोज का प्लांट होता है, हिबिस्कस गुड़हल होता है, ठीक है। इनके जो तने होते हैं वो हार्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल है लेकिन फ्रेजाइल नहीं है। ये थिन होते हैं, ब्राउन और वुडी स्टेम होती है इनकी, जिन्हें बशेस कहा जाता है। इनका जो जीवन है वो कुछ ही साल का रहता है, जैसे कि रोज है, तुलसी है और हिबिस्कस है, ठीक है। क्वेश्चन इनसे रेयरली पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बनता है हर बार। डेजर्ट ओक यानी रेगिस्तानी ओक, ये क्या है? अट्रैक्टिव मीडियम साइज का प्लांट है, हिंदी में पढ़ते हैं। यह एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है और कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान में ये पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान में आप रखेंगे, डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, इसमें बहुत कम पत्तियां होती है। और कितना लंबा होता है? 10 से 15 फीट होता है, ठीक है। लगभग 30 पेड़ों की लंबाई जो एक के बाद एक पंक्ति में नीचे रखे हो, इतना लंबा पेड़ होता है कि 30 पेड़ एक लंबाई में रख दो काट काट के, इतना लंबा या अकेला होता है, ठीक है। ये जड़ें, इसकी जो जड़ होती हैं ये पानी तक पहुंचने तक जमीन में गहराई, यानी तब तक ये बढ़ती रहती हैं जब तक ये गहराई तक जाती है, जब तक कि इन्हें पानी जमीन से ना मिल जाए। और ये जो पानी मिलता है ये अपने पेड़ के तने में जमा कर लेती हैं, ठीक है। और जो पेड़ का तना है उसमें क्या है? वहाँ के स्थानीय लोग जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं वो क्या है? पतली पाइप डाल के उस पानी को पीते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछी जाती है। क्या है? ये जड़ें पानी तक पहुँचने तक जमीन में गहराई तक जाती हैं, ये पानी पेड़ के तने में जमा होता है। इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पेड़ के तने में एक पतली पाइप लगाते हैं और आराम से पी लेते हैं, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के ड्राई डेजर्ट रीजन में, ठीक है। तो ये बात हुई डेजर्ट ओक की।
अब है नेपेंथिस पीचर प्लांट, इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा, घटपर्णी पौधा यानी पीचर पादप। ये क्या है, एग्जाम्पल है कार्निवोरस का और इंसेक्टिवोरस प्लांट का, यानी मांसाहारी और कीटभक्षी पादप का ये उदाहरण है। ठीक है, इसके यह अपने गड्ढे के जाल में कीड़े, मेंढक और चूहों को फंसाता है, यानी ये इतना चतुर पेड़ होता है, क्या करता है, एक स्मेल रिलीज करता है और मेंढक इसकी तरफ और चूहे और ये कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं, और जैसे ही यहाँ आते हैं ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है और आराम से उन्हें खा लेता है। ठीक है, घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी क्या होती है, पत्ती का रूपांतरण है। ठीक है, मॉडिफाइड लीफ है ये इसकी। ठीक है, जो कि ये पिटफॉल ट्रैप की तरह दिख रही है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए अच्छी गंध पैदा करता है, क्या करता है, स्मेल रिलीज करता है, अच्छी अच्छी खुशबू छोड़ता है। ये पाया कहाँ जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडिया के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, यानी ये क्या करता है, ये अपना खाना खुद भी बना सकता है, लेकिन किस लिए खाता है, ये कीड़े मकोड़ों को और क्या बोलते हैं चूहों को किस लिए खाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये कीड़ों को खाता है। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई इसके बारे में। फिर है खेजड़ी ट्री यानी खेजड़ी प्लांट। खेजड़ी और खेजड़ी ट्रीज इज फाउंड इन राजस्थान, यानी कहाँ पे पाया जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है, ये सबसे मेन पॉइंट है। खेजड़ी या खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं। खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है और वहाँ कई खेजड़ी के पेड़ होने के कारण इसका नाम पड़ा। ठीक है, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है, इसके फलों को तो खाया जाता है, और जो पेड़ की छाल है उसे कैसे उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में यानी मेडिसिन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये पॉइंट आया भी हुआ है सीटेट में। ठीक है, पिछली बार भी आया है, हर साल आते हैं ये कॉमन टॉपिक है जो हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब देखो नया तो पता नहीं, हर बार एक दो नया टॉपिक तो वे डालते ही हैं, अब ये पता नहीं क्या डाल दें। ठीक है, लेकिन जो कॉमन टॉपिक है उसमें से अगर क्वेश्चन गलत होता है तो गलत बात है ना। फिर है बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। इट ग्रोज ऑन अनोदर प्लांट, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 200 साल। यह पेड़ 200 साल तक जीवित रह सकता है। पुराने बरगद के पेड़ों की लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ों की जड़ें होती हैं। देखो ये जो दिख रही है ना ब्रांचेस, ये क्या है, एक्चुअल में इसकी जड़ है, लेकिन ये कैसे दिख रही है, जैसे इसकी शाखा हो। इस पे क्या है, लोग झूल भी सकते हैं और झूल भी रहे हैं, देखो कैसे झूल रहे हैं, है ना। ये शाखाएं नीचे बढ़ती हैं, कब तक बढ़ती हैं, ये बढ़ती चली जाती है, जब तक बढ़ती है जब तक ये जमीन में ना पहुंच जाए, जमीन तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये बढ़ती रहती हैं। ठीक है, ग्रो करती रहती हैं। और ये क्या है, ये जड़ें खंबे की तरह होती हैं और पेड़ को मजबूत सहारा देती हैं, पेड़ को पूरा सपोर्ट करती हैं ये। ठीक है, पेड़ इतना बड़ा है, ये जो जड़ें हैं ये पेड़ को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, बरगद के पेड़ की जड़ें भी जमीन के नीचे होती हैं, ठीक दूसरे पेड़ों की तरह। यानी इसकी क्या है, पेड़ों की जड़ें जो हैं जमीन के नीचे होती हैं, वैसे तो ये भी जड़ी है लेकिन ये ब्रांचेस का काम कर रही है, लेकिन इसकी जो जड़ है वो नीचे भी है। ठीक है, दूसरे पेड़ों की तरह। इसकी पत्ती, छाल, बीजों, मतलब ये किस चीज में काम आते हैं, दस्त में, मधुमेह में, मूत्र विकार जैसी बीमारियों के इलाज में ये औषधि महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर कुछ ये सब्जियां हैं जो दूसरी जगह से लाई हुई हैं, उधार ले लेके खा रहे हैं हम इन्हें दूसरे देशों की। टमाटो, पटेटो, ग्रीन चिली यानी टमाटर, आलू और हरी मिर्च, ये पौधे दक्षिण अमेरिका से भारत आए थे। पत्ता गोभी, संतरे, मटर यूरोप से आए थे और भिंडी, ओकरा, कॉफी बीन अफ्रीका से आए थे। ठीक है, तो पता चल गया है ना, हमारे यहाँ के लोगों ने ये बाद में उगाने शुरू किए हैं, पहले ये बाहर से आए थे। ठीक है, अब फिर क्या क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का कि क्या सीड ट्रेवल कर सकते हैं, यानी जो ये बीज होते हैं ये भी यात्रा कर सकते हैं क्या। तो यात्रा ये कैसे करेंगे भाई, एरोप्लेन में या ट्रेन में जाएंगे नहीं, ये क्या करते हैं, हवा पानी के हवा चलती है, वाइंड वेदर होता है, वाटर के थ्रू, यानी पानी में बह के चले जाते हैं, उड़ के चले जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स के साथ चले जाते हैं, या फिर जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं जब वो फट जाते हैं, जब वो पक जाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि कास्टर, सोयाबीन और बालसम तो बिखर जाते हैं, उसकी वजह से भी चले जाते हैं। ठीक है, और एनिमल्स क्या है, अपनी चोंच में उठा के भी ले जाते हैं सीड्स को। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रेवल करते हैं।
अब है शेल्टर, यानी घर कैसे कैसे होने चाहिए। देखो इंसान अपने जीवन में कमाता है रोटी कपड़ा मकान के लिए, तो घर जीवन में एक ही बार बनता है। अब ये ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ बाढ़ आती है, ठीक है, आंधी बहुत जाती आती है, तूफान आते हैं, ठंडा इलाका होता है, बर्फीली इलाका होता है, तो ये लोग क्यों पैसे वेस्ट करेंगे, तो ये बनाते हैं अपने टेम्परेरी घर, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे घर पाए जाते हैं, ठीक है भाई। लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं? पत्थर के घर होते हैं, ठंडे रेगिस्तान तथा पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। देखो पत्थर के घर होते हैं, यहाँ घर 2 मंजिले होते हैं, 2 मंजिल के घर होते हैं। कैसे बनाते हैं? पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाया जाता है, यानी ऐसे जैसे हमारे यहाँ ईंट जमाते हैं ना, इसी तरह पत्थरों को काट के एक के ऊपर एक पत्थर जमाते हैं, ठीक है। घरों की जो दीवार है, घरों की दीवारों पे मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है, ठीक है, मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। देखो वाइटिश नहीं हो रही, ऐसे लग रहा है जैसे सफ़ेद पेंट किया हो, ठीक है। छत को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? पेड़ के मोटे तने इस्तेमाल करते हैं, यानी पेड़ के जो मोटे तने हैं उन्हें यूज कर लेते हैं जिससे कि छत मजबूत रहे, ठीक है। नीचे की मंजिलों पर जानवरों और ज़रूरत का सामान होता है और ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। 2 मंजिल के घर होते हैं, नीचे ज़रूरत का सामान और ऊपर क्या है? लोग रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। जो नीचे की मंजिल है उस पर कोई भी खिड़की नहीं होती है, ठीक है। फल और सब्जियां ऊपर छत पर सूखने के लिए डाली जाती हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है कुछ। ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख में है। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा है। देखो किस तरह से कितना अच्छा व्यू है ना। यहाँ बहुत कम बारिश होती है, दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान होता है, ठीक है, लेह लद्दाख में। अब यहाँ के घर देखो किस तरह के, पत्थर और लकड़ी से बने घर, इनके बारे में पढ़ते हैं हम, हिंदी में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे यह घर पहाड़ों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत बारिश व बर्फबारी होती है। पत्थर और लकड़ी के घर, ठीक है, ध्यान रखना। पत्थर और लकड़ी के जो घर हैं वो कहाँ हैं? ये पहाड़ों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत बारिश और बर्फबारी होती है, ठीक है। किस तरह के होते हैं? लकड़ी के और पत्थर के, ठीक है। यहाँ घरों की छतें ढलान में होते हैं ताकि बर्फ व बारिश आसानी से जमीन पर गिर सके। देखो ये ढलान है ना, ये इस वजह से है कि अगर बर्फ भी पड़ रही है तो फिसल के या फिर पिघल के नीचे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से इनका झुकाव जो है ऐसे रहता है। यह घर पत्थर, लकड़ व ईंटों से बने होते हैं, पत्थर के भी बने होते हैं, लकड़ या ईंटों से बने होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? श्रीनगर में, मनाली में और कश्मीर में ये घर पाए जाते हैं। तो मनाली तो बहुत ही लोग जाते हैं घूमने के लिए, है ना। फिर है हाउस बोट। हाउस बोट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हाउस बोट लकड़ी की बनी होती हैं और पानी में पाई जाती हैं। भाई बोट है तो पानी में ही पाई जाएंगी। 80 फीट लंबी और 8 से 9 फीट चौड़ी होती हैं, ठीक है। कितनी चौड़ी होती है? 8 से 9 फीट चौड़ी होती है और 80 फीट लंबी होती हैं। देखो बनावट भी कितनी प्यारी है ना। तो जो ये बनावट है, इन पे बहुत सुंदर लकड़ी की खोदाई होती है। देखो लकड़ी की ये खोदाई है, ये बनावट ये इसकी, जिसे क्या कहते हैं? खटाम बंद कहते हैं, खटाम बंद कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? कश्मीर और केरला में ये पाई जाती है इस तरह की बोट, ठीक है। फिर है बांस और लकड़ियों के बने घर। अब ये बांस और लकड़ियों के क्यों बनते हैं? देखो जमीन से भी कितने ऊपर है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। ज़्यादा बारिश होने वाली जगहों पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। भाई इसलिए बनाते हैं क्योंकि बारिश इतनी होती है। अब अगर पानी ज़्यादा आए, पानी का बहाव आए, तो पानी नीचे से निकल जाए, इनके घर खराब ना हो। अब रोज़ रोज़ थोड़ी ना बनाएंगे, बेशक टेम्परेरी है लेकिन टाइम भी लगता है, सामान भी लगता है, ठीक है। क्या होते हैं? दीज बैम्बू एंड वुड हाउसेज आर 3 मीटर टू 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं ग्राउंड से। यहाँ से 10 से 12 फीट ऊंचे रहते हैं ग्राउंड से, जिससे कि क्या होता है? ताकि बाढ़ से ये खराब ना हो। और पाए कहाँ जाते हैं? असम और उत्तर पूर्व की जगहों पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। असम में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्व में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ईंटों और कंटीली झाड़ियों से बने घर कहाँ पाए जाते हैं? ये देख लो, राजस्थान में पाए जाते हैं ईंटों और कंटीली झाड़ियों से बने घर इस तरह के, ठीक है। यह घर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत कम बारिश होती है। यहाँ बारिश इतनी कम होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्म रेगिस्तान है तो भाई गर्मी होती होगी तो तपते हैं यहाँ पे घर,
ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरह से बनाते हैं इन घर को, हिंदी में पढ़ेंगे। यहाँ लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी दीवारें बहुत मोटी हैं, बहुत मोटी दीवार रखते हैं। किस वजह से रखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिससे कि गर्म हवा अंदर ना आए, हीट अंदर ना जाए, तो इसीलिए क्या करते हैं, मोटी उनकी परत रखते हैं और उन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं। ठीक है। और कैसे लीपते हैं, गाय के गोबर से, उससे वो टूटते भी नहीं और कीड़े मकोड़ों से भी बचता है। ठीक है। और हीट क्या है, अंदर भी नहीं जा पाती। ठीक है भाई। एसी तो ये लगाते नहीं है। इन घरों की छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। ठीक है, याद रखेंगे ना। मैं इसकी पीडीएफ तो दे दूंगी आपको। इग्लू क्या है, इग्लू आर फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन, ये ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। यह घर बर्फ के बने होते हैं, ये बर्फ से बना लेते हैं इन्हें। ठीक है। शेप जो होती है इग्लू की वो कैसी होती है, ओवल शेप्ड होती है। एंड एंट्री डोर जो है इग्लू का वो बहुत छोटा सा होता है, यानी जो ये एंटर करने का दरवाजा है बहुत छोटा सा होता है। क्या करते हैं ये, इनका आकार अंडे जैसा होता है, इसमें अंदर घुसने के लिए छोटा सा द्वार होता है। एस्किमोज इग्लू में रहते हैं। एस्किमोज बर्फ का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें मौजूद हवाई गर्त अवरोधक का कार्य करते हैं, यानी इसलिए बनाते हैं ये इस तरह का घर जिससे कि इन्हें ठंड ना लगे, हवा एंटर ना करे। ठीक है। और क्या करते हैं, नीचे बिछाने के लिए जानवरों की खाल के फर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो फर होते हैं ना बाल से, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उससे क्या होता है, जमीन में बिछा लेते हैं जिससे कि हीट बनी रहे, कमरे में गर्माहट बनी रहे, गर्म हवा अंदर ही रहे। ठीक है। तो ये हुई इग्लू के बारे में। फिर है टेंट हाउस यानी तंबू। टेंट हाउस तो सभी ने देखे होंगे, जैसे कि धरना रखा गया था, अभी किसानों ने रखा था, तो ये जो सोनीपत वाला रोड है यहाँ पे इतने सारे टेंट हाउस बने हुए थे, मैंने देखे थे। ठीक है। फिर है तंबू। तंबू क्या है, तंबू एक अस्थायी बसेरा है, ये कपड़े व प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है। ये क्या है, टेम्परेरी शेल्टर है, कपड़े और प्लास्टिक का बना होता है। पर्वतारोही क्या करते हैं, 2 परत प्लास्टिक से तंबू बनाते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। ठीक है। और कैसे बनाते हैं, याक के बालों से बुनाई करके चंगपा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सी के जोड़ लेते हैं। यह टेंट बहुत गर्म और मजबूत होता है। भाई ये तो चलो टेंट हो गए। आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तो टेरिस पे, छत पे क्या है, टेंट लगा लिया, उसमें गुब्बारे लगा लिए, लाइटिंग लगा ली अच्छी सी, क्या है तो फोटो खींचने के लिए, मतलब कुछ भी ट्रेंड चल रहा है बस। वह अपने टेंट को रेबो कहते हैं। अब ट्रेंड क्या है, ये जो टिकटॉकर है, रील वाले, ये तो अपनी कमाई करते हैं और आम जनता इन्हें फॉलो करती है। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, टेंट को रेबो बोलते हैं। फिर है किला, फोर्ट्स यानी किला। यह इमारतें पुराने समय में राजा महाराजाओं द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है। ये इमारतें बहुत विशाल थीं तथा इनमें बहुत बड़े कमरे थे। ठीक है। इनकी दीवारें तथा छतों पर रूपरेखा का काम किया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है, क्वेश्चन इससे पूछता है। गोलकोंडा फोर्ट से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार तो आया ही है। काकतीय डायनेस्टी बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट, यानी गोलकोंडा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। गोलकोंडा किला को पहले मंखल कहते थे। क्या बोलते थे, मंकल, पहले टाइम पे। यह वारंगल के राजा द्वारा बनाया गया था। कब, 1143 में बनाया गया था। यह किला पहाड़ी की चोटी पर कीचड़ द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड है, ये कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। ठीक है। यह किला बहुत बड़ा है और इसकी दीवारें बहुत मोटी व लंबी हैं। यहाँ हीरे की खान पाई जाती है, कोलूर खान, और यह किला हीरो के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है। भाई हीरे की खान पाई जाती है, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, पॉइंट की बात है। ठीक है। इस किले को गोलकुंडा डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। गोलकुंडा किला एक बहुत विशाल किला है, इसमें अनेक मंदिर हैं। देखो इतना बड़ा है ये, 11 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। 11 किलोमीटर का मतलब है कि कितने बताऊं, 10 गांव आ जाएंगे 11 किलोमीटर के अंदर, 10 से भी ज़्यादा है। ठीक है। स्थान में फैला हुआ है। यह सुंदर शिल्प कला का उदाहरण है। इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पूजा स्थल है और विशाल कक्ष है। मंदिर भी इसके अंदर है, मस्जिद भी इसके अंदर है, महल और बहुत सारी संरचनाएं भी इसके अंदर हैं। ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लोथ फ्रॉम द फॉलोइंग। स्लोथ के बारे में हम पढ़ के आए हैं, निम्नलिखित में से स्लोथ है, यहाँ पे स्लोथ के बारे में सही कथन का चयन करें। बताइए। ए ऑप्शन है स्लोथ लुक लाइक बियर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 22 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। यानी स्लोथ भालू की तरह दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे तक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोते हैं। तो बताइए सही है गलत है। बी ऑप्शन है स्लोथ क्या है, चिंपैंजी जैसे दिखते हैं एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग ऑन अ ट्री ब्रांच। स्लोथ चिंपैंजी की तरह दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर लटके हुए सोते हुए बिताते हैं। सी ऑप्शन है स्लोथ लुक लाइक चिंपैंजी एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 22 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। स्लोथ चिंपैंजी की तरह दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोते हैं। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन और कंफ्यूजन कितना है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छे से माइंड में नहीं रखी तो ऑप्शन गलत हो सकते हैं। डी ऑप्शन है स्लोथ लुक लाइक बियर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड ऑन अ ट्री ब्रांच। स्लोथ भालू की तरह दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन एक ठीक होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। तो अभी हम स्लोथ के बारे में पढ़ के आए कि स्लोथ क्या है, दिखता कैसा है, भालू की तरह, और सोता कितना है, 17 घंटे दिन में सोता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यही तो पढ़ के आए हम पीछे। भाई इसमें 22 घंटे दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। इसमें दे तो दिया 17 घंटे, लेकिन कैसे दे रखा है कि वो चिंपैंजी जैसे लगता है। नहीं भाई, चिंपैंजी जैसा नहीं, भालू जैसा दिखता है। इसमें तो दोनों ही चीज गलत है, ना तो वो चिंपैंजी जैसे दिखता है और ना ही वो 22 घंटे सोता है। वो 17 घंटे दिन में सोता है और रात में जागता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्लोथ के बारे में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। बताइए खेजड़ी ट्री के बारे में अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। यह पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। बी ऑप्शन है दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। यह पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बढ़ सकता है। दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्री ट्रंक विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग व्हेन नीडेड। यह पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है जिसे जरूरत पड़ने पर स्थानीय लोग पीने के काम में लाया जा सकता है। तो ये तो हम दूसरे वाले पेड़ में पढ़ के आए थे। द बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड इट्स वुड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। इस वृक्ष की छाल औषधि बनाने में काम आती है और इसकी लकड़ी पर कीड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ई ऑप्शन है दिस ट्री हैज वेरी फ्यू लीव्स। तो बताइए कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा। बताइए कौन सा एक सही होगा और कौन सा एक गलत होगा। तो भाई जो ये है कि पानी अपने ट्री ट्रंक में कर लेता है, तो ये तो बात मेरे डेजर्ट ओएक की बात थी। ठीक है, खेजड़ी ट्री में ऐसा नहीं था। तो सी ऑप्शन हमारा कट गया। और ना ही दिस ट्री हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, यानी इसमें बहुत कम पत्तियां होती है। तो ऐसा भी हमने खेजड़ी ट्री में नहीं पढ़ा था। ठीक है, हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि ये कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, बिना पानी के भी उग जाता है। ठीक है, और जो इसकी बार्क होती है वो क्या है, औषधि के काम में यूज आती है। और जो इसकी छाल होती है वो उससे कीड़े से, उसकी लकड़ी जो होती है कीड़ों से कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर। ठीक है, तो ए बी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, समझ आया ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय अ स्टूडेंट। एक बच्चा कह रहा है आई हैव कम फ्रॉम एन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्कार्स। मैं एक ऐसे एरिया से आ रहा हूँ, ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, इट्स वेरी टू हॉट, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्म है। आवर हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, यानी हमारे घर जो हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं। वॉल ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक एंड ऑल्सो प्लास्टर्ड विद मड, यानी घर की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी होती है और मिट्टी से प्लास्टर भी किया जाता है। यानी अभी हम पढ़ के आए कि मोटी दीवारें जिससे कि हीट अंदर ना जा सके, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। रूफ आर मेड ऑफ थॉर्नी बसेज, यानी छतें कैसी होती हैं, कंटीली झाड़ियों से बनी है। यह छात्र किस गांव का होना चाहिए। तो बताइए किस विलेज का ये बच्चा है।
सारी कहानी इसने अपने यहाँ की बता दी है। ए ऑप्शन है लद्दाख का, बी ऑप्शन है राजस्थान का, सी ऑप्शन ये असम का है, डी उत्तर प्रदेश का है। तो भैया उत्तर प्रदेश में तो सही है यहाँ सब कुछ, ठीक है। लद्दाख में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ये बच्चा जो है ये आ रहा है राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान में इस तरह के घर होते हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो घरों की दीवारें मोटी होती हैं, उसकी पुताई कैसी की जाती है, मड से की जाती है, मिट्टी और कीचड़ से की जाती है, गाय के गोबर से भी की जाती है। और घर क्या है, छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। बताइए एन अडल्ट एलिफेंट्स कैन ईट मोर देन 2 क्विंटल यानी 220 किलोग्राम ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ट्वीग्स इन अ डे, यानी 220 किलोग्राम से अधिक हरी पत्तियां और टहनियाँ खा जाता है क्या हाथी। बताइए बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट्स मोस्ट एलिफेंट लाइक टू टेक टू मच रेस्ट आफ्टर ईटिंग, यानी उसके भारी वजन के कारण ज़्यादातर हाथी ईटिंग है, ये ईटिंग के बाद बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं। तो ऐसा है क्या भाई, खाना खाने के बाद आराम करते हैं? नहीं। इवन अ 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वेज अबाउट 200 kg, यानी यहाँ तक कि 3 महीने के बच्चे का हाथी का वजन आमतौर पर लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो ये बात तो ठीक है। ऑन एन एवरेज मोस्ट एलिफेंट स्लीप्स फॉर 9 to 10 hours इन अ डे, नहीं 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। और कितने 100 क्विंटल तक पत्तियां और टहनी ये खा लेते हैं, तो ये भी गलत है। और ऐसा नहीं है कि खाने के बाद बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका जो वजन होता है 200 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, सांस नहीं आ रहा। सी ऑप्शन है आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अबाउट द हनी बी, मधुमक्खी के बारे में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विशेषताओं की पहचान कीजिए। बताइए ए ऑप्शन है ओनली द क्वीन बी लेज द एग, केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। तो भाई ठीक है, एक ही तो मक्खी है, रानी मधुमक्खी देती है अंडे, जो भी पढ़ के आए हम। मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज अ वर्कर, नर मधुमक्खियों की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। या फिर ऑल फीमेल बी ले द एग्स, सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती है। तो ये तो नहीं है, सभी तो काम करती हैं, बस एक ही अंडे देती है रानी मधुमक्खी, बाकी सब तो वर्कर बीज होती हैं, है ना। वर्कर बीज लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द बी हाइव, यानी कार्यकर्ता मधुमक्खी भोजन की तलाश करती है और इसे मधुमक्खी के छत्ते में लाती है। भोजन क्या, वो शहद लेके आती है फूलों पे से। तो ये भी ठीक है। तो ए ऑप्शन भी ठीक है हमारा, बी ऑप्शन भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन सी गलत है कि सारी मधुमक्खी अंडे देती है। तो सारी नहीं देती, सिर्फ रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ठीक है। तो क्या है, ए बी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब बताइए पॉइजनस टीथ ऑफ अ स्नेक आर कॉल्ड, यानी सांप के जहरीले दांत कहलाते हैं जिनसे वो काटते हैं, ठीक है। पैंग्स कहलाते हैं, यानी कष्ट, इंसीजर कुंतक, या फैंग्स नुकीले दांत, या फिर स्केल्स। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। तो जो पॉइजनस टीथ होते हैं स्नेक के उसे बोलते हैं फैंग्स। क्या बोलते हैं, फैंग्स। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। बताइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया, निम्न में से कौन सा भारत में पाया जाने वाला विषहीन सांप है, यानी पॉइजनस नहीं है। भाई 4 पॉइजनस हमने पढ़े थे, ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। रूजेल्स वाइपर यानी रसेल वाइपर, साई स्केल्ड वाइपर यानी साई स्केल्ड वाइपर, इंग्लिश में साई स्केल्ड ही बोलते हैं। इंडियन रॉक पाइथन और कॉमन क्रेट, यानी शायद दुबई बोलते हैं कॉमन क्रेट। तो हमने 4 पढ़े थे, उसमें रूजेल्ड वाइपर भी था, साई स्केल्ड वाइपर भी था, कॉमन क्रेट भी था, एक और था, ठीक है। लेकिन इंडियन रॉक पाइथन नहीं पढ़ा था, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, यानी जहरीला नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा
कीड़ों को फंसाता है और खाता है? बताइए। चूहे खा लेता है, कीड़े खा लेता है, अपनी पिटफोल में बंद कर लेता है। तो हम कौन सा पढ़ के आए हैं? कसकटा पेड़, कसकटा अमरूद का पेड़, क्या लिख रहा है ये, गलत है। कैक्टस प्लांट्स यानी कैक्टस का पौधा, सनफ्लावर प्लांट या फिर पिचर प्लांट। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा? तो पिचर प्लांट होता है ये। क्या होता है? घटपर्णी पौधा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। अ बर्ड दैट मेक्स अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और श्रब इज, यानी एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका हुआ घोंसला बनाने वाला पक्षी। बताइए, छोटे छोटे पेड़ पे या झाड़ी पे लटका होता है इसका घोंसला। सनबर्ड या फिर क्रो। भाई क्रो तो पेड़ के ऊपर बनाता है ना, बारबेट है। ठीक है, इंडियन रॉबिट भी नहीं, इंडियन रॉबिन यानी फाख्ता पक्षी भी नहीं है। नहीं, फाख्ता नहीं बोलते इसे, रॉबिन बर्ड को कुछ और बोलते हैं। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा? तो भाई जो क्या छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका हुआ जो घोंसला बनाने वाला पक्षी है वो है सनबर्ड। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी के पेड़ों से जुड़ पड़ा। अच्छा, इस गांव के लोग पेड़ पौधे और जानवरों को बहुत ख्याल रखते हैं। भारत में यह गांव है। बताइए कहाँ का है ये? द विलेज गॉट इट्स नेम फ्रॉम द मैनी खेजड़ी ट्रीज, यानी खेजड़ी ट्री कहाँ है? जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर हम वैसे भी क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो वैसे समझ लेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राजस्थान। ठीक है, ना तो उत्तरांचल होगा, ना ही उत्तर प्रदेश होगा, ना ही महाराष्ट्र होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द हेड ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इज, हाथियों के झुंड का हेड कौन होता है? सिर नहीं है ये, हेड कौन होता है? स्मॉलेस्ट फीमेल एलिफेंट, सबसे छोटी मादा हाथी, या ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, या लार्जेस्ट मेल एलिफेंट, या स्मॉलेस्ट मेल एलिफेंट। मेल एलिफेंट तो क्या होता है? 14 से 15 साल में झुंड को छोड़ देता है, तो भाई मेल एलिफेंट तो होगा नहीं। और छोटा एलिफेंट को तो हम हेड बनाएंगे नहीं, मतलब हाथी। तो क्या होगा? ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होगी, यानी क्या है? ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, सबसे बुजुर्ग मादा हाथी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कल मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में भी सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ईवीएस के टॉपिक ज़्यादा हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं अगर नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब तो कर दें, और शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, तो बीएड के ग्रुप में भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, सपोर्ट करिए सभी लोग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है।